हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं ओम नारायण तिवारी आपका अपने चैनल द बेसिक पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी पिछली क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। इसी दिशा में हमारा ब्रिटिशकालीन संवैधानिक विकास समाप्त होता है। अब हम आगे अपने संविधान सभा को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमारा ब्रिटिशकालीन संवैधानिक विकास था। उसको हम संविधान नहीं कह सकते। संविधान इसलिए नहीं कह सकते को हमारे ब्रिटिश के द्वारा किया गया। ठीक है, हम एक संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। हमारे ऊपर आधिपत्य था। आधिपत्य किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश सरकार का था, ब्रिटिश के लोगों का रहा है और हमारे यहाँ आधिपत्य रहा है। ठीक है, हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। इसलिए वो लोग 1700 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम तक पढ़ा है। यहाँ तक पढ़ हमने यही जाना कि जितने भी संवैधानिक विकास हुए हैं, कभी 10 साल में आ रहा है, कभी 20 साल में आ रहा है, वो ज्यादातर रेगुलेट करने के लिए, चूंकि हमारे ऊपर शासन था ब्रिटिश का, तो हमको शासित करने के लिए, ठीक है, हमको शोषण कहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, शोषण करने के उद्देश्य से बनाया गया नियम रहता था। ठीक है, कानून रहता था, उसको संविधान नहीं कह सकते। संविधान की भी एक कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं। हमारे यहाँ मूल अधिकार होना चाहिए या हम अपने लोगों को लिए क्या देना चाह रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे संविधान सभा पे। देखिए, संविधान सभा जब बनाया, संविधान सभा का जब गठन किया गया, ठीक है, संविधान सभा, उसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा होगा फ्रेंड्स? उद्देश्य यही रहा होगा कि हम अपने लोगों को, अपने भारत के लोगों को भविष्य में क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, हम एक गुलाम राष्ट्र थे। ठीक है, 200 वर्षों की लड़ाई के बाद कहीं तब जाके हमें आजादी मिलने वाली थी, आजादी मिल गई थी। ठीक है, संविधान सभा आते आते सेकंड बैठक तक हम आजाद हो चुके थे। तो आजादी मिलने के बाद हमें ये तय करना था कि हम किस दिशा में भारत को आगे ले जाएं। दूरदर्शिता इतनी थी कि संविधान, देखिए, कुछ काफी ऐसे कंट्री जिनका संविधान बना 10 साल बाद, 5 साल बाद वो अप्रासंगिक हो गया। ठीक है, वर्तमान में उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। लेकिन हमारा संविधान आज भी 1950 में बना है। ठीक है, 50 में कंप्लीट हुआ है और आज भी 2023 चल रहा है, लेकिन आज भी प्रासंगिक है। हाँ, कुछ बदलाव तो होता रहता है। जैसे जब संविधान सभा हमारा बना था तो उसमें साइबर रिलेटेड कोई चीजें नहीं थी। साइबर सुरक्षा, मोबाइल तो आज हुआ है, कंप्यूटर का युग तो आज प्रारंभ हुआ है। उसमें कंप्यूटर का युग नहीं था, तो कुछ प्रावधान उसमें नहीं थे, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये सब बाद में जोड़ा गया। लेकिन मूल रूप में हमारा संविधान आज भी प्रासंगिक है। संविधान सभा का उद्देश्य क्या रहा होगा? संविधान सभा का उद्देश्य यही रहा होगा, हम अपने भारत के लोगों को मूल अधिकार देना चाहते थे कि हमारे भारत के लोग भविष्य कैसा होगा। तो संविधान सभा ही एक देश का सब कुछ तय करता है कि देश की शासन प्रणाली कैसी होगी। ठीक है, सरकार कैसी होगी, लोकतंत्र होगा, राजतंत्र होगा, और सुप्रीम कोर्ट है हमारे, न्यायपालिका को हम स्वतंत्रता देना चाहते थे। ठीक है, तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा। संविधान सभा तो आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम संविधान सभा पढ़ते हैं। देखिए, संविधान सभा को पहले हम जान लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बार मांग कब की गई थी? संविधान सभा जो है, इसकी संविधान की मांग प्रथम बार 1934 में एम.एन. राय द्वारा की गई थी। ठीक है, तो प्रथम बार मांग कब की गई थी? प्रथम बार मांग 1934 में। प्रथम बार मांग कब किया गया था? 1934 में। और संविधान की मांग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम.एन. राय थे। ठीक है, एम.एन. राय। देखिए, एम.एन. राय वामपंथी नेता थे। ठीक है, आगे वाली क्लासेस में हम दक्षिणपंथी और वामपंथी में अंतर बताएंगे। ठीक है, एक वामपंथी नेता थे। ठीक, वामपंथी नेता, इसका मतलब ब्रिटिश के विरोध में रहते थे या भारत के लिए काम करते थे। ठीक है, प्रथम बार मांग हमारा 1934 में एम.एन. राय एक वामपंथी नेता थे, उनके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि उस समय तक कांग्रेस महत्वपूर्ण संस्था के रूप में थी। ठीक है, उस समय कांग्रेस एक पार्टी के रूप में नहीं थी। आज हम जो देखते हैं कांग्रेस, वो पार्टी के रूप में, लेकिन उसमें पार्टी के रूप में नहीं थी, उस समय एक संस्था के रूप में थी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ए पार्टी, सुप्रीम कोर्ट इज ए इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है। ठीक है, लोकसभा एक संस्था है।
राज्यसभा एक संस्था है, इज नॉट पार्टी, ठीक है, इट इज नॉट पार्टी सिस्टम। उस समय कांग्रेस एक संस्था के रूप में थी, संस्था के रूप में कार्य करती थी, उसकी बैठकें होती थी। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस की बैठकें कैसे कैसे होती थी, कांग्रेस के कार्य वगैरह। तो आज का कांग्रेस उस समय के कांग्रेस से बिल्कुल अंतर था। तो ठीक है, तो कांग्रेस ने कब मांग की थी? कांग्रेस का मांग था 1935 में आधिकारिक रूप से, ठीक, आधिकारिक रूप से कांग्रेस अपनी बैठक में मांग की थी। कांग्रेस ने कब मांग की थी? 1935 में। अभी हम संविधान की रूपरेखा पे चर्चा कर रहे हैं कि संविधान सभा की शुरुआत कैसे हुई थी। और 1940 में अंग्रेज प्रस्ताव ने देखिए 1940 में 10 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव क्या था? देखिए 1940 आते आते क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। तो उस समय तक सेकंड वर्ल्ड वॉर जब शुरुआत हो चुकी थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस हमारे प्रमुख नेता में थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि एक मौका है, ठीक है, जैसे क्या है, ब्रिटिश युद्ध में बिजी है, तो ब्रिटिश युद्ध में बिजी है, तो सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि इस समय मौके का फायदा उठाना चाहिए और एक बड़े लेवल पे आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी, नेहरू जैसे विचारक जो थे, जैसे नेता थे, तो उनका कहना था नहीं, हमें दुश्मन भले ही हमारे दुश्मन हो, लेकिन हमें उस पर तब नहीं वार करना चाहिए जब वो व्यस्त हों। तो उनका मानना था कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाता है तब हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। इसका नुकसान ये रहता है, देखिए सैद्धांतिक रूप में बातें बिल्कुल सही है, लेकिन इसका नुकसान ये रहता है कि जैसे अब एक लड़ाई कर लिए हम, पूरा उससे पूरा फ्री हो गए, ठीक है, फ्री हो गए तो दूसरी लड़ाई करने को, उसको कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। जैसे अंग्रेज रहते थे, अंग्रेज जितना भी युद्ध लड़ते थे शुरू से अंत तक, आप जो भी पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी युद्ध होते हैं, जैसे कि वनडीवास से लेकर तमाम, जैसे कर्नाटक से युद्ध हो रहा है, तो कर्नाटक से युद्ध होते समय पंजाब की समस्या भले हो, लेकिन पंजाब से लोग युद्ध नहीं करते थे। उस समय क्या करते थे? संधि करते थे। संधि करने का मतलब रहता है कुछ दिन मामलों को रोक देना, ठीक है, रोक देना। जब हम इस चीज से जैसे इस समय दक्षिण से युद्ध चल रहा है, ठीक है, कर्नाटक से, तो उसमें पंजाब से संधि करते थे, न कि पंजाब से युद्ध लड़ते थे। जैसे ही कर्नाटक से उनका युद्ध समाप्त हो, कर्नाटक को जीत ले, पंजाब पे भी हमला करते थे। तो अंग्रेजों की नीति सुभाष चंद्र बोस अच्छे से समझते थे। और अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त प्रस्ताव संवैधानिक रूप से मान लिए थे, ठीक है, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में था हम भारतीयों को मतलब भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। भारतीय जो भी मांगे थी सब कुछ कब था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब चूंकि प्रथम वर्ल्ड वॉर में प्रथम विश्व युद्ध में लोग ऐसा कर चुके थे कि मांगे थे, लेकिन ऐसा कुछ किए नहीं युद्ध खत्म होने के बाद। इसलिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है हम द्वितीय विश्व युद्ध के पहले अभी तय करिए, जैसे कि कोई निश्चित तारीख नहीं तय किए थे कि नहीं हम इतने पे आपको संविधान सभा बनाने के लिए देंगे। इसलिए अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, ठीक है। संवैधानिक रूप से अंग्रेजों ने मान लिया था, संवैधानिक रूप से मान लिया था, ठीक। इसको कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी, कांग्रेस भी मुस्लिम लीग भी, ठीक। मुस्लिम लीग के अस्वीकृत करने के पीछे तर्क था यहाँ पे पृथक राष्ट्र की बात कोई नहीं की गई है, ठीक। इसलिए वो यहाँ पे भी मतलब नहीं मानते हैं, कांग्रेस भी मुस्लिम लीग भी, भारत के द्वारा ये अस्वीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है 1942 में क्रिप्स मिशन। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या था फ्रेंड्स? क्रिप्स मिशन था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, जैसे कि समय तक एक होता है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, ठीक है, चीन के राष्ट्रपति थे और ब्रिटेन के, ऑस्ट्रेलिया के थे, ब्रिटेन थे, लोग एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है। इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ तक हमारे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। एक दबाव बनाया जाता है कि भैया जो औपनिवेशिक देश हैं, जो औपनिवेशिक शासन है, तो अमेरिका वाले लोग दबाव बनाते हैं ब्रिटेन के ऊपर कि इनको स्वतंत्र किया जाए, इनको रिहा किया जाए,
ठीक है। लेकिन उस समय ब्रिटिश पीएम कहते हैं हम सबको स्वतंत्र कर देंगे, सबको, बट इंडिया को नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनकी संधि में चीज होता है कि हम इंडिया के लिए ये चीजें लागू नहीं करेंगे। ये चीजें यहाँ के नेता स्पष्ट समझ चुके थे, भैया अगर आप सबको स्वतंत्र कर रहे हो तो इंडिया को क्यों नहीं कर रहे हो। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि क्रिप्स मिशन है, क्योंकि इंडिया को आजाद नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिया से रिसोर्सेस उनका था। तो इंडिया जैसे इतना बड़ा भूभाग, वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सब पूरा का पूरा नेपाल, सब कितना बड़ा भूभाग था, ठीक है। आज देख लीजिए भारत, आज भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ठीक ठाक है, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व है हर जगह, ठीक है। भारत का सम्मान है, भारत दुनिया का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक देश है। आज विश्व का हर तीसरा चौथा व्यक्ति भारतीय है। तो उस समय भी ऐसा ही था लगभग। तो इसलिए उनको आजाद नहीं करना चाहते थे कि भैया इतना बड़ा भूभाग है हमारे कब्जे में रहे। तो क्रिप्स मिशन यही सब रहता है कि भैया हम संविधान सभा, और क्रिप्स मिशन में कहते हैं कि हम डोमिनियन स्टेट का दर्जा देते हैं, ठीक। डोमिनियन स्टेट मतलब कूड़ नहीं देंगे। जैसे कभी हमारा स्टेट है, ठीक है। स्टेट क्या है? स्टेट इज नॉट संप्रभु, ठीक है। स्टेट इज डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट का मतलब है कि जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, ये सब हम अपने पास रखेंगे, बाकी नहीं करेंगे। बाकी ये क्रिप्स मिशन में था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उसको मतलब सम्मिलित होने ना होने की स्वतंत्रता रहेगी। लेकिन ये सब चीजें कब होगी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कोई तारीख नहीं था। तो क्रिप्स मिशन भी अस्वीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन यहाँ पे आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाता है अंग्रेजों द्वारा। आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग स्वीकार। देखिए यहाँ तक आते आते जैसे डोमिनियन स्टेट हम कब मांगते थे? 1920 में। अब यहाँ तक आते आते हम तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। हमें डोमिनियन स्टेट क्यों चाहिए? हमें इस यहाँ तक आते आते पूर्ण स्वराज, जो कि मांग हम तो 1920 में छोड़ चुके हैं। अब ये भी 1920 और 1942 में 22 साल का अंतर है। तो अभी तक हम 1920 में मांगते थे, असहयोग आंदोलन में, सबने अवज्ञा आंदोलन, इस चीज की चर्चा थी। अब यहाँ तक आते आते हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा चाहिए, हमें यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, वो भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इसलिए इसको भी अस्वीकृत कर दिया गया था, ठीक है। अस्वीकृत किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा और अन्य पार्टियां जो थी। मुस्लिम लीग का फिर वही तर्क था कि इसमें पृथक राष्ट्र की बात नहीं की गई थी, क्रिप्स मिशन में पृथक राष्ट्र की मांग नहीं की गई थी। फिर आता है 1946। बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि संविधान सभा किस आधार पर बनी थी? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण। तो यहाँ तक कोई डाउट हो? डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के प्रावधान क्या क्या रहे हैं, संविधान सभा की बैठक कैसे कैसे हुई, किस बैठक में कौन सा प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक आपको डाउट हो तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। और क्लास आप अच्छे से करिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा, ठीक है। बेसिक से शुरुआत है, इससे ज्यादा बेसिक कुछ और नहीं हो सकती। हमारा चैनल का नाम ही है द बेसिक पॉइंट। हम बेसिक से एकदम जीरो से उठाएंगे आपको, ठीक है, टॉप पे ले जाएंगे। लेवल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन हम शुरुआत जीरो से करेंगे। अभी हमने क्या जाना? संविधान सभा के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन क्या थी? एक अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार लास्ट, ठीक। और एक क्या था? संविधान का निर्माण करने के लिए, ठीक। अंतरिम सरकार थी और संविधान सभा का निर्माण करने के, ठीक है। और ये कैबिनेट मिशन में, कैबिनेट मिशन कौन कौन सदस्य थे? अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी नाम डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसको एक ही तरीका है रटने का, लॉर्ड,
ठीक है। अंग्रेजी नाम लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी नाम जैसे हमें क्या लगता है कि अंग्रेजी नाम डिफिकल्ट लगता है, तो वैसे अंग्रेजों को भी हमारा नाम डिफिकल्ट लगता था। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, स्वामी विवेकानंद नहीं बोल पाए थे, तो अंग्रेजी नाम है, याद तो करना पड़ेगा। सर स्टोफर्ड क्रिप्स थे। अंग्रेजी नाम आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देखेंगे याद आ जाएगा। ठीक, बाकी आप अपने ट्रिक को भी बना सकते हैं, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। एबी अलेक्जेंडर थे, एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन योजना क्या था? संविधान सभा के गठन के लिए इसका किया गया था। कुल सदस्य कितने थे? पाकिस्तान के विभाजित होने के पहले कुल सदस्य 389। ठीक है, 389 में लगभग कितना था? लगभग 10 लाख जनसंख्या पे 1 सीट, 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट। तो इससे उस समय देख लीजिएगा भारत की आबादी कितनी थी, करीब, ठीक है, 40 लाख के आसपास थी, और आज हमने 1 करोड़ 40 लाख पे पहुंचा दिया है। एक अच्छी प्रोग्रेस है। आगे बढ़ते हैं। 389 में क्या क्या था? 389 में 296 था ब्रिटिश भारत से। ठीक, 296 था ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत से आजादी के बाद सबसे ज्यादा जिस चीज का विकास हुआ है वो है जनसंख्या का। ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ है। जितना एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या उतना हम हर साल तैयार करते हैं। 296 कहाँ है? ब्रिटिश भारत का। ब्रिटिश भारत में कौन कौन है? 11 कमिश्नरी प्रांत है। ठीक है, कमिश्नरी प्रांत मतलब कि जैसे कमिश्नरी प्रांत 4 थे, 4 प्रांत थे प्लस 11 स्टेट थे। जैसे जिनको हम यूटी कहते हैं आज, यूनियन टेरिटरी, उस समय कमिश्नरी प्रांत या प्रांत कहते थे। ठीक, इसको कमिश्नरी प्रांत लिख लीजिए, कमिश्नरी प्रांत। और 11 राज्य थे, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, उस समय के ऐसे राज्य थे। अवध था, ठीक है, और संयुक्त प्रांत था, महाराष्ट्र था, ठीक है, ये सब थे। ठीक है, और कर्नाटक वगैरह था, ये सब थे। ठीक है, 11 प्रांत से कितने आते थे? 11 राज्य से 292। ठीक, और यहाँ से कितने आते थे? 4। यहाँ से 4 सदस्यों का चुनाव किया जाना था। यहाँ से कितने सदस्यों का चुनाव किया जाना था? 292 का। यहाँ से 4 सदस्यों का चुनाव कैसा था? चुनाव अप्रत्यक्ष था। जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे करते हैं? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी हमारा अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कैसे होता है? जिनको हम चुनते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। उस समय चुनाव अप्रत्यक्ष था। ठीक, और 93 सीटें क्या थी? देसी रियासतें से। उस समय देसी रियासतें थी। देसी रियासतों को अपने उनके राजाओं के ऊपर छोड़ा गया था कि मनोनीत करते हैं या चुनाव करके भेजते हैं। तो इनके ऊपर था कि नामांकन करते हैं या मनोनीत, नामांकन या मनोनीत, ये देसी राजाओं के ऊपर था। ठीक है, तो नामांकन भी कर सकते थे। नामांकन का मतलब है कि चुनाव, मनोनीत का मतलब डायरेक्ट हमें किसी को मन का उठा उनका, ठीक है भाई ये हमारे तरफ से ये संविधान सभा के सदस्य होंगे। ठीक, ये देसी रियासतों के ऊपर बाध्यकारी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो भी 296 सीटें थी इनका चुनाव होना था। चुनाव अप्रत्यक्ष होना था। उस समय चुनाव पढ़े लिखे मुश्किल से 10% लोगों के पास रहता था। आज की तरह नहीं है कि नहीं 18+ है तो आप वोट डाल सकते हैं। तो उस समय जनसंख्या उतनी थी। उस समय हमारी साक्षर जनसंख्या भी लगभग उतनी ही थी। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक निर्वाचन था। आंशिक निर्वाचन था। ठीक, मतलब जैसे कि पूरा नहीं किया गया था, क्योंकि 10% लोग वोट डालने वाले थे। आंशिक निर्वाचित थी और आंशिक मनोनीत भी थी,
क्योंकि देशी रियासतों के सदस्यों का तो मनोनीत से ही होके जाना था, इसलिए निर्वाचित भी थी, मनोनीत भी थी। ठीक है, और इसमें क्या था, किस सिस्टम था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चुनाव। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मत पाएगा वही विजयी होगा। जैसे 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों में मान लीजिए 1000 एक कुल ग्राम से, जैसे 1000 मत है, 1000 मत में अगर कोई व्यक्ति 100 मत भी पा रहा है, भले उसका सबसे ज्यादा हो, तो वो विजयी रहेगा। ठीक है, इसका नुकसान ये होता है, अगर 100 व्यक्ति वाला विजयी हो रहा है, इसका मतलब 900 लोगों ने उन्हें नापसंद किया है। इसका अपना नुकसान है, लाभ नुकसान है। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव में होता है, इसका विकल्प ढूंढा जा रहा है, फिलहाल अभी यही विकल्प है, तो आगे देखते हैं चुनाव कैसे था। चुनाव के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट दो पोस्ट सिस्टम उसमें था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अप्रत्यक्ष चुनाव था। आज भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, सामुदायिक प्रतिनिधित्व, सामुदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए इसका मतलब हो गया, ठीक, देखिए जैसे कि मान चलिए कि सिलेक्शन मतलब चुनाव हो रहा है, इसमें 4 व्यक्ति खड़े हैं, व्यक्ति 1 है, ठीक है, व्यक्ति 2 है, व्यक्ति 3 है, व्यक्ति 4 है। ठीक, 4 व्यक्ति खड़े हैं। ठीक, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। जैसे अभी लोकसभा चुनाव मान लीजिए आने वाला है, इसमें क्या सिस्टम होता है, या तो हम बीजेपी को वोट देंगे, या तो कांग्रेस को देंगे, या सपा को, या बसपा को, मतलब किसी एक को ही देना रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं वोट डालने जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस कैसे देंगे, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है तो इसको हम कहेंगे ठीक है, नहीं पहले चुनाव कौन जीतना चाहिए, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे पहले चुनाव 3 वाला व्यक्ति 3, ठीक है, व्यक्ति का नाम 3 है, तो हम पहले इसको जीतना, पहले इसको हम 1 नंबर दे देंगे कि भैया पहले ये जीतना चाहिए। अगर मान लीजिए ये नहीं जीत रहा है तो हम इसको दे देंगे भैया ये सेकंड प्रेफरेंस हमारा ये है। ठीक है, इसके बाद 3rd ए है, 4th ए है। ठीक है, इसमें 4 व्यक्ति खड़े हैं, तो चारों व्यक्तियों को वोट देना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, सभी को वोट देना रहता है, आपको प्रेफरेंस देना रहता है। ठीक है, जैसे कि एक है, इसमें एक व्यक्ति को हमने 3 वाले व्यक्ति को कर दिए नहीं, हमारा प्रथम प्राथमिकता इस व्यक्ति को है। इसके बाद द्वितीय प्राथमिकता हमारा उस व्यक्ति के है जिसका नाम 1 है। ठीक है, 3rd प्राथमिकता हमारी उस व्यक्ति को होगा जिसका नाम 4 है। 4th प्राथमिकता हम उस व्यक्ति को देंगे जिसका नाम 2 है। इसमें पहले काउंटिंग होगा। ठीक है, काउंटिंग होगा कितने कितने व्यक्तियों ने 3 को वोट दिया है, 1 नंबर। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि यहाँ इसका एक सिस्टम होता है कि 50% + 1 इतना आपको वोट पाना होगा तभी विजयी आप होंगे। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब हमें वोट सभी को देना अनिवार्य है। ठीक, सभी को अनिवार्य होता है। अब अनिवार्य है तो इसका मतलब हमने वोट प्रेफरेंस कर लिया कि हमने इस व्यक्ति को ऐसे ऐसे 1 2 3 4 नंबर दे दिया कि हम फला व्यक्ति को 1 नंबर देते हैं, फला व्यक्ति को 2, फला व्यक्ति को 3, फला व्यक्ति को 4। इसके बाद काउंटिंग हो, मान लो 3 वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसको 1 नंबर ने एक मतलब उसको मान लो 50% लोगों ने एक प्रथम प्राथमिकता दे दी है, तो वो तो विजयी हो जाएगा। ठीक है, 50% + 1। ठीक, लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि 50% लोग उसको ना दिए हों। ठीक है, तो क्या होता है फिर सेकंड दोबारा काउंटिंग होगी। दोबारा क्या होगा, फिर देखा जाएगा कि 2 लोगों ने इसको मतलब इसके बाद फिर देखा जाएगा सेकंड प्राथमिकता इसको कितने लोगों ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए फर्स्ट राउंडिंग समाप्त हो गई।
सेकंड राउंडिंग में ये देखा जाएगा कितने व्यक्तियों ने इसको दूसरा नंबर दिया है, ठीक है, तो दूसरा नंबर का काउंटिंग होता है। इस तरीके से वोट होता है कि होता है एकल संक्रमणी मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सामुदायिक प्रतिनिधित्व। देखिए प्रेसिडेंट जब हम पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट में इस चीज को हम विधिवत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सामुदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है सबका प्रतिनिधित्व हो, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति चुनाव है, मतलब सामुदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। जैसे हमारे यहाँ 28 राज्य हैं वर्तमान में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग यूटी बना दिया गया है, ठीक है। यूटी बनाने का मतलब है कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व मतलब जनसंख्या के आधार पर चयन। जैसे ठीक, तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। जैसे कभी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, अब इसके विपरीत सिक्किम देख लें, सिक्किम जनसंख्या हमारा सबसे कम है, ठीक है। जनसंख्या में कम होने से मतलब ये है कि वहां के आबादी कम है, ठीक है, लाख में है। यहाँ पे यूपी में 20 करोड़ है, तो यूपी की सीट और यूपी में एक विधायक का मत मूल्य ज्यादा रहेगा अपेक्षाकृत इसके सिक्किम के विधायकों का। राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ भी ये होता था, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा हो उसका मत मूल्य ज्यादा रहेगा। मतलब जैसे कि अभी क्या होता है कि लोकसभा में चाहे हम वोट दे रहे हैं फिर भी एक ही गिना जाएगा, और चाहे राहुल गांधी वोट दे तो भी एक ही गिना जाएगा, ठीक है। सबका बराबर है, कोई कितने भी बड़े पद पे हो सबका बराबर है। लेकिन राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि यूपी का विधायक दे रहा है तो उसका मत ज्यादा होता है, और अपेक्षाकृत सिक्किम का विधायक दे, हरियाणा के विधायक दे तो कम होता है, चूंकि वो कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम ज्यादा, यूपी के विधायक ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे हो गया सेकंड राउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको सबसे ज्यादा एक नंबर मिलेगा वही विजयी होगा, ठीक है। जिसको सबसे ज्यादा एक नंबर मिलेगा विजयी रहेगा, ठीक। जिसको सबसे ज्यादा एक नंबर मिलेगा, मान लीजिए किसी को नहीं मिला तो बराबर हो गई, तो बराबरी केस में 2 को गिना जाएगा, ठीक। और 2 में बराबरी हो गई, 3 में गिना जाएगा। जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया तो अक्सर देखते हैं कि 8-10 लोग खड़े होते हैं निर्दलीय पार्टी को लेके, और 12-15, 10 लोग तक खड़े हो जाते हैं। 10 लोग खड़े हो तो 10 लोगों को प्राथमिकता देना, मतलब जैसे 10 लोगों को, हमारी जनसंख्या आज भी मतलब ज्यादातर लोग, जैसे साइन है, जैसे एक पार्टी का एक सिंबल होता है, मान लीजिए बीजेपी का फूल है, कांग्रेस का पंजा है, ठीक है। तो इसके बाद भी लोग गलती कर देते हैं। तो अगर ये चीजें हम अप्लाई कर दे लोकसभा के चुनाव में, प्राथमिकता लोग समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे 10-10 लोग खड़े होते हैं, जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी मुश्किल है ये सब चीजें, एकल संक्रमणी मत प्रणाली, सामुदायिक प्रतिनिधित्व लागू करना। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, जिसको सबसे ज्यादा मत मिले वो विजयी होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब जैसे हमने आपको समझाया, मान लीजिए आपके ग्राम प्रधान में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, ग्राम सभा के सदस्यों के लिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए 5 लोग खड़े हैं, ठीक है, 5 लोग खड़े होंगे, ठीक है, 5 से ज्यादा ही खड़े होते हैं। 5 लोग खड़े हैं और मान लीजिए आपकी ग्राम सभा में कितना वोट है, 1000 वोट है, ठीक है, 1000 वोट है और खड़े कितने हैं, 5 लोग हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को 200 वोट मिल गया, ठीक है, और 200 या 250 मान लेते हैं, ठीक है, 250 वोट मिल गया एक व्यक्ति को, तो 250 वाला जीत जाएगा। बाकी सबको, किसी को 200 मिला, किसी को 220 मिला, किसी को 240, किसी को 249, ठीक, लेकिन 250 वाला व्यक्ति जीत गया। 250 व्यक्ति वाला जो जीता है, सोचिए उसको 750 लोगों ने नापसंद किया है। सिर्फ 250% के लोगों से प्रधान बन के पूरे 1000 लोगों के लिए नीतियां बनाएगा, 1000 लोगों के लिए विकास के कार्यों पर ध्यान देगा। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का नुकसान होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सबसे ज्यादा जिसको 1 नंबर देंगे, बराबरी केस में 2 नंबर पे होता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन ऐसा रहा है जिसका दूसरी बार काउंटिंग करना पड़ा है, बाकी सबका
हो जाता है। ठीक है, सामुदायिक प्रतिनिधित्व हमने आपको बताया कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। ठीक, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। बाकी जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे आएंगे, प्रेसिडेंट पे, इसको हम पूरा एक लेक्चर में विस्तार पूर्वक ही जानेंगे। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ है, संक्षेप में हमने जाना है। आगे अभी हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एकल संपीड़ित मत आनुपातिक प्रणाली क्या होता है, प्रेसिडेंट के, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। तो वैसे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। समझ नहीं भी आया होगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, अब संविधान सभा के लिए चुनाव और परिणाम पर हम बात कर लेते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव एवं परिणाम, चुनाव एवं परिणाम, इन सब से क्वेश्चन आने की संभावना अधिकतम रहती है। तो इस चीज को आप फोकस ज्यादा करेंगे यहाँ से पढ़ने की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिकतम रहती है। पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिससे किसी भी एग्जाम में ले लीजिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉलिटी से ही आने वाला है। ठीक है, और वर्तमान सब कुछ निर्धारित अगर किसी से होता है दैट इज पॉलिटिक्स, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे लैंगिक समानता हो, चाहे न्याय हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, ठीक है, चाहे सामाजिक सशक्तिकरण हो, सबका निर्धारण किससे होता है, संविधान से होता है। संविधान का राज्य व्यवस्था से होता है। हम संविधान और राज्य व्यवस्था में होता है। तो इसका चुनाव कब किया गया था, जुलाई से अगस्त के बीच में, जुलाई और अगस्त का 1946 संविधान सभा का चुनाव किया गया था। जुलाई और अगस्त, ठीक है, कितने सीटों पर, 296 सीटों पर, 296 सीटों पर चुनाव किया गया था। अब परिणाम पे बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली थी, कांग्रेस को। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी यहाँ पे, 208 सीटें। कितने में से, 296 सीटों में से कांग्रेस को कितनी मिली, 208। मुस्लिम को कितनी मिली थी, मुस्लिम को 73 सीटों पे प्राप्त हुआ था, 73। ठीक है, निर्दलीय कितने थे, ठीक है, जो किसी भी दल से संबंध नहीं रखते थे, निर्दलीय थे 8। ठीक है, अन्य कितने थे, अन्य 7 थे। अन्य में जैसे भीमराव अम्बेडकर साहब की पार्टी थी, उन्होंने भी एक पाया था। अन्य में 7 पार्टियां हैं, 7 को एक एक मिला है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबको एक सीट। भीमराव अम्बेडकर साहब थी, कुछ दक्षिण की सीट थी, ठीक है, कुछ पंजाब की थी, तो यहाँ पे सबको एक सीट मिली थी। ठीक है, यहाँ पे अन्य, तो यहाँ तक हो गया। अब देशी रियासतों की 93 सीटें रिक्त थी। ठीक है, देशी रियासतों की 93 सीटें रिक्त थी। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, वो अपना स्वतंत्र रहना चाहते थे। यहाँ तक 1946 तक आते आते आजादी की बात हो चुकी है, तो वहां पे स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसलिए संविधान सभा में भाग नहीं लिए हैं। ठीक, चुनाव प्रत्यक्ष, और ये सबसे बड़ा एक रीजन था, चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था। चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था, चुनाव अप्रत्यक्ष था, और अप्रत्यक्ष में भी इनको छूट थी, मनोनीत भी कर सकते थे, नामांकन भी कर सकते थे, सेल्फ डिपेंड थे, तो कोई बाध्यता नहीं थी। जब बाध्यता नहीं थी तो कोई काम क्यों करते, हर कोई चाहता है कि नहीं हम स्वतंत्र रहें। तो देशी रियासतों के साथ भी यही था। ठीक है, जैसे आज राष्ट्र राज्य की भावना उस समय तक देशी रियासतों में उतना नहीं थी। जो राजे रजवाड़े रहते हैं ज्यादातर सोचते नहीं हमारा अपना काम चलता रहे। ठीक है, उनको इस बात से देश के एकीकरण, ठीक है, अखंड भारत से जैसा कोई मतलब नहीं था। उस समय की सच्चाई ये थी। और वयस्क मताधिकार भी नहीं था। आज क्या है, आज वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार से मतलब क्या है कि 18+ वाले पे पहले 21 वर्ष के थे वो चुनाव देते थे, वोट डालते थे। आज क्या हो गया, आज 18 हो गया है। ठीक है, आप 18+ में हैं तो आप वोट कर सकते हैं विधानसभा, लोकसभा, किसी भी चुनाव में जो प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव आयोजित होते हैं, आप उनमें वोट डाल सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, लगभग, और जात से भी
किसी भी जात का हो सबका प्रतिनिधित्व रहता था, किसी भी जात का हो सबका प्रतिनिधित्व समान रहता था। और इसमें एक और आता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी, उसमें 15 महिला सदस्य थी। कितने में 200, पूरे 296 में 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, 15 महिला सदस्य थी और 296 सीटों पे, क्यों 296 सीटों पे, ठीक है, 15 महिला सदस्य, बाकी पुरुष सदस्य थे। और जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में कौन कौन नहीं थे, तो एक गांधी थी, महात्मा गांधी, ठीक है, जिन्ना को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण नेता संविधान सभा में थे, को छोड़कर सभी महत्वपूर्ण नेता। ठीक है फ्रेंड्स।